नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 97वीं कड़ी में हम आज आपसे बातचीत करेंगे और आज हम मणिपुर प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ की पंचायती राज व्यवस्था कैसी है। लेकिन उसके पहले कल एक महत्वपूर्ण घटना घटी है, उस पर चर्चा करना मैं समझता हूँ कि जरूरी है। और यह है कि 8 चीते अफ्रीका से लाके भारत के जंगलों में छोड़े गए। और ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि 1947 के बाद से ही जो चीतों की प्रजाति थी वो भारत में लुप्त हो गई थी और चीते रह नहीं गए थे, जबकि भारत में बहुत सारे चीते होते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने और राजा और महाराजा बड़े शिकारी, ये बड़े शिकार के बड़े शौकीन थे, तो इन लोगों ने सारे चीतों को मार दिया, ख़त्म कर दिया और अब चीते भारत में रहने गए थे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और कुछ वर्षों में निश्चित रूप से चीते, अभी तो 8 आए हैं, फिर और होंगे और सैकड़ों की संख्या में चीते हो जाएंगे। हज़ारों की संख्या में यहाँ होते थे, हज़ारों के चीते होने में भी एक समय लगेगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। और यह हमारे जो जंगली जानवर हैं उनका बड़ा महत्व है और हर किस तरह से वह पूरे पर्यावरण को बनाए रखने में इनकी बड़ी सबकी अपनी अपनी भूमिका है। क्योंकि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया है जो कि निरर्थक है, और जो कुछ भी अगर इस धरती पर है तो उसकी एक अपनी भूमिका है और सब कुछ भारत उसमें रहना चाहिए। तो एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन इसका संदर्भ मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि इस बात को सोचा गया कि हमारे देश से चीते लुप्त हो गए और उनको लाना चाहिए। लेकिन गांव में जहाँ 1 अरब आबादी रहती है, 1 अरब मतलब 100 करोड़ लोग जो रहते हैं, उधर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि वहाँ क्या क्या लुप्त हो रहा है। इस 70-75 साल में आपको ये लगा कि चीते तो लुप्त हो गए, लेकिन इन 75 सालों में गांव में क्या क्या लुप्त हुआ उसकी शायद किसी को चिंता नहीं। बहुत सारी चीज़ें लुप्त हुई हैं, लेकिन जो उन चीज़ों को मैं जिक्र करूंगा जिसको कि आप सब जानते हैं कि क्या करना है। अगर गांव में जो हमारे पेड़ पौधे थे, खाद्य कुछ विशेष प्रजाति के लुप्त हो गए, कुछ फल थे लुप्त हो गए, कुछ फूल थे लुप्त हो गए। गांव में तो फूल किसी गांव में आप जाइए तो दिखता ही नहीं है कि गांव में कहीं फूल दिखाई दे। उसके अलावा बहुत औषधीय गुण के पौधे लुप्त हो गए, तालाब और पोखरे लुप्त हो गए, कुआं लुप्त हो गया और लुप्त होता ही जा रहा है। और ख़ास करके कुछ ऐसे पेड़ जो जीवन के साथ उनका बड़ा हमारे जीवन के साथ उनका बड़ा महत्व था, मतलब रोज रोज काम वाली चीज़ें वो लुप्त रहे। जैसे इमली था, पर आप हर गांव में आप जाइए तो इमली के बड़े बड़े पेड़ जरूर मिल जाते हैं। हर गांव, कोई ऐसा गांव नहीं था। जामुन था, बेल के पेड़ होते थे, महुआ के पेड़ होते थे, गूलर के पेड़ होते थे, देसी आम के पेड़ होते थे, सहतूत के पेड़ होते थे। ये आपको अब गाँव में आपको कहीं नहीं मिलेगी। गाँव में घर घर में केला पपीता आप मिलता था। अब आपको इनकी खेती अलग होती है, खेती के लोग कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये कहीं आपको गांव में ये पेड़ आपको दिखेंगे नहीं, सब पेड़ कट चुके हैं। उसके बाद ये पीपल, पकड़ी और ये बरगद गांव में लगे रहते थे। आप जाइए, कुछ गांव में लोगों ने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कितने साल में तैयार होंगे ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन वो लुप्त होते जा रहे हैं। कुछ गाँव में तो है ही नहीं है। आप एक आध गाँव में तो आप जाएंगे तो एक आध पीपल मिल जाएगा, लेकिन अब पकड़ी के तो पेड़ मिल जाएंगे, लेकिन बरगद का और पीपल के बड़े बड़े पेड़ आपको गांव में दिखाई नहीं देंगे। ये गांव में लुप्त हो रहा है। सबसे बड़े गांव में देखने को मिल रहा है कि जो हमारी चिड़ियाँ हैं, खास करके गौरैया चिड़िया, जो कि आंगन में फुदकती रहती थी, अब आप देखिए शायद ही गाँव में कहीं आपको गौरैया दिख जाए। ये एक बड़ा विचित्र बात है कि गौरैया भी गाँव से लुप्त हो गई। तमाम चिड़िया जो झुंड में चिड़िया आती थी, बैठी रहती थी गाँव में, इधर उधर पेड़ों पर, और घोंसले जगह जगह आपको घोंसले दिखाई देते थे, ये सारे घोंसले गाँव से लुप्त हो जाते। कितनी चीज़ों को गिनाऊँ मैं, आप कहते आप गूलर का फूल जो उसी कहावत है कि गूलर का फूल हो गए। गूलर का फूल एक ही बार आता है, इतना औषधि गुण है उसमें, लेकिन वो गूलर का पेड़ आप गाँव में जाइए आपको नहीं मिलेगा। बस वो चीज़ें मिल रही हैं जिससे कि बिल्कुल निरर्थक चीज़ें, जो कि आपको केवल पैसे कमाने वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों से भी पैसा मिलता है, लेकिन इसके महत्व को लोगों ने समाप्त कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ?
इसे ये जो इन चीज़ों को लुप्त हुआ, तो इसका ही कोई कारण होना चाहिए। जब से ये ग्राम पंचायती व्यवस्था 1900 आज़ादी के बाद से हमारी जो ग्राम पंचायती व्यवस्था लागू हुई, ये ग्राम पंचायती व्यवस्था को आपने इसको बना दिया एक सरकार से सरकारी विभाग, और सरकारी विभाग बनते ही गांव में गांव की ज़रूरत, गांव का पर्यावरण, गांव की जीवन शैली, गांव की सभ्यता और संस्कृति, गांव का रहन सहन, इन सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं के लिए ये कोई महत्व नहीं है। उनका क्या महत्व है कि गांव में बिल्डिंग बन जाए, सड़क बन जाए, नाली बन जाए, खड़ंजा बन जाए, मतलब निर्माण का काम हो, और निर्माण के कामों में उनको मिले कमीशन, क्योंकि निर्माण के काम एक ऐसा है जिसमें कि रुपया कमाने का बहुत अवसर रहता है। वो कमीशनबाजी का सबसे बढ़िया तरीका है कि गांव में निर्माण। अब गांव में एक बार निर्माण कर दीजिए, और उस निर्माण का रखरखाव से भी कोई उनकी रुचि नहीं, क्योंकि निर्माण करते समय ही थोक पैसा मिल जाता है, उसका अच्छा खासा कमीशन आ जाता है, रख रखाव में तो कोई पैसा है नहीं। तो सारे गांव में ये प्रवृत्ति आ गई कि अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं के मिलके, ये सभी साठ गांठ आती है, तो ये सब मिलके उसको कमाने का एक जरिया बनाए, तो वही गांव में अब विकास हो रहा है। चीज़ें, विकास क्या हो रहा है, विनाश भी हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं जो कि उनको कमीशनबाजी के लिए उपयुक्त है। तो कमीशनबाजी के लिए उपयुक्त तो ये पर्यावरण बनाना, पेड़ लगाना, गाजर, और ये चिड़ियों के बारे में सोचना, जानवरों के बारे में सोचना, पर्यावरण के बारे में सोचना, मतलब कीड़े मकोड़े के बारे में, कीड़े मकोड़े भी जीवन के लिए, बहुत गाँव के जीवन के लिए कर है। केचुआ कितना महत्वपूर्ण बात है, मेढक कितना महत्वपूर्ण बात है, ये सारे जानों को एक बात जान लीजिए, मन में बैठा लीजिए कि जो भी सृष्टि की रचना की गई है इस पृथ्वी पर, कोई चीज़ निरर्थक नहीं है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन जो विकास का ये जो नया मॉडल, सरकारी मॉडल, और जो गांव में हर जगह लागू किया गया, वो सरकारी मॉडल गांव तक पहुंचाया गया है, वो एक कमीशन खोरी का मॉडल है, और उस कमीशन चीज़ों से तो कमीशन मिलना नहीं है, तो ये गाँव में विरुद्ध है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन बड़ी बड़ी चीज़ों पर तो चीता आ जाएगा, और बड़ी भारत में चीता हो गया। 1 अरब लोग जहाँ रहते हैं उसकी चिंता आपको नहीं है, चीते की चिंता है कि हमारे देश में चीता आ जाएगा। और उसका ऐसा देखा आपने 2 दिन से ऐसा प्रचार हो रहा है कि जैसे कोई बहुत दुर्लभ चीज़ आ गई, और होगा क्या, ये चीता भी आया तो ये मत समझिए कि इससे बड़ा वो बहुत कुछ देश में बड़ा बड़ा बदलाव आ जाएगा। इस चीते से क्या होगा कि वो बनाएंगे लोग सेंचुरी, अपना चीते रखे जाएंगे, वहाँ होटल बनेंगे, टूरिस्ट प्लेस बनेगा, आएंगे कमाएंगे, और चीतों के नाम पर भी कमाई होने की। तो ये जो प्रवृत्ति है कि अब चलो बहुत चीज़ों से कमा लिया, तो अब चीते के नाम पर कमाएं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल भी रहे थे, मैंने सुना उनको टीवी पर, मुझे ज़्यादा आश्चर्य भी हुआ कि उनको देश के गौरव और चीतों की नहीं है। कह रहे थे वहाँ तो जैसे मैंने ये शुरू किया मध्य प्रदेश में चीते का जो सेंचुरी बन रही है, तो उसके बाद तो वहाँ ज़मीनों के दाम एकदम से बढ़ गए, जनता का बड़ा फ़ायदा होगा। और जनता का फ़ायदा क्या होगा, ज़मीनें कौन खरीदेगा, जो होटल बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे, और वहाँ वहाँ घूमने वाले जो टूरिस्ट जाएंगे। तो लेकिन ये उससे चीतों के आने से गांव वाले का जो जीवन पद्धति है वो बदल जाएगी, मुझे तो नहीं समझना। फिर भी इसके बावजूद भी मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि ये जो चीते, अपनी ही चीते जो अपने देश में थे, उसको जिन लोगों ने उसको मिटाया, उनको तो दंड तो मिला नहीं, सब शिकार करके अंग्रेज चले गए, जो राजा महाराजा चले गए, वो अपना वो उनका शौक पूरा हो गया, लेकिन देश का बड़ा नुकसान हुआ। वो होना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता जब भी आप तय करें तो उन प्राथमिकताओं को नहीं भूलना चाहिए जो लोगों के लाखों करोड़ों लोग, अरबों, 100 करोड़ लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए उन प्राथमिकताओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अगर गांव सरकार की व्यवस्था गांव में रहती तो जो चीज़ें ये लुप्त हुई हैं ये कभी नहीं लुप्त होती। अगर मैं 47 से देश में गांव सरकार की व्यवस्था लागू की जाती तो न बरगद कटते, न पीपल गायब होता, न ये तमाम इमली गायब होती, न ये पेड़ गायब होते, न गौरैया का स्थान गायब होता, न पशुओं का स्थान गायब होता, सब, न चारा का स्थान गायब होता। सब चीज़ें आप उसी तरह गांव वाले बचा के रखते जैसे कि हज़ारों साल से वो बचा के रखे थे। लेकिन उनके हाथ से सब निकल गया, और उनके हाथ से निकल के सरकारी कर्मचारियों के हाथ में आ गया, सरकारी दलालों के हाथ में आ गया, सरकारी
नेता भी देश के दलाली है, वो दलाली के काम में ज़्यादा उनकी रुचि रहती है, विकास के काम में नहीं उतनी रुचि रहती है। कि दलाली का मतलब जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है कि कैसे किसी काम से पैसा मिल जाए या वो अपने लोगों को पैसा कमा दें, अपने कमा लें और अपने चमचों को पैसा कमाएं। ये इसी को भारत का नई दलाली की व्याख्या से मिली। तो नेताओं का ज़्यादा रुचि दलाली में रहता है, अफसरों का जो है दलाली के में कमीशन खाने के, उनके माध्यम से कमीशन खोरी का माध्यम रहता है। तो यही सब देश में हो रहा है। तो लेकिन गांव सरकार अगर ये रहती तो ऐसा नहीं होता। और निश्चित रूप से मेरा ये इसीलिए मैं जब भी इस बात को अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ राज्यों की बात के बारे में, तो देख रहा हूँ कि बिना गांव सरकार के बने 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को हम नहीं बदलते हैं। और दिन पर दिन ये लोग जो लोग की सरकारी विभाग के रूप में गाँव को चला रहे हैं, गाँव को ख़त्म करते जाएंगे। अब आप एक चीता को लगाने में 75 साल लग गया आपको लाने में, आप ये समझ लीजिए। एक बार गांव छोड़ के गौरैया चली जाएगी तो कैसे आ जाएगी, उसको लाने में कितना। चील तो गायब हो गए, बड़े बड़े चील होते थे गायब हो गए। आज तक 10-15 साल से मैं सुन रहा हूँ चील गांव से गायब हो गए, चील दिखाई नहीं देते हैं। अब चीलों को आप गांव में कैसे ला देंगे, इतना जल्दी तो आएगा नहीं, 50 साल लग जाएंगे उसकी प्रजाति को फिर पुनर्जीवित करने में, रखने में। उसी तरह एक पीपल का पेड़ को अगर आप, पीपल पेड़ गांव में नहीं है तो पीपल के पेड़ को लगाएंगे, उसको बड़ा होने में 2500 साल लग जाएगा। और इमली तो 40 साल, इमली के बारे में कहा जाता है कि 40 साल में इमली तैयार होती है। तो 40 साल लगेगा इमली के पेड़ को तैयार करने में। तो गांव में बगीचे नहीं, इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, बाग ख़त्म कर दिए, बगीचे ख़त्म हो गए, तालाब ख़त्म हो गए, सारा चीज़ तो ख़त्म हो चुका है। इन चीज़ों को पुनर्स्थापित करने में कितना समय लगेगा, तब तक तो ये सारे लोग गांव लोग बहुत सारे गांव लोग छोड़कर चले जा चुके होंगे, उस गांव में किसी की रुचि नहीं होगी। और ये सब वो जैसे कि सरकारों को क्या होगा, तब सरकारों को रास्ता मिल जाएगा, गांव को वही प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे, वहाँ फार्मिंग करेंगे, फार्मिंग कर अनाज पैदा करेंगे, बाकी वो गाँव की सभ्यता और संस्कृति सब नष्ट करके खाली अनाज पैदा करने का एक फॉर्म हो जाएगा, गाँव नहीं रह जाएगा। और वो कोशिश भी चल रही है, अभी 3 कानून आए थे ना, तो ये सारी कोशिश यही है कि गाँव को भी एक फॉर्म बना दो, गांव के गांव न रहे, ग्राम नहीं रहे, ग्राम जीवन न रहे, वो भी एक खेत रह जाए, खेत फार्म के रूप में काम करने, लोगों को कमाने खाने का अड्डा बन जाए। तो वही हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना जल्दी गांव सरकार बनेगी उतना ही जल्दी इन चीज़ों पर हम वापस ला पाएंगे। अन्यथा ये असंभव है जिस तरह से ये देश के लोग, देश के नेता और अधिकारी जिस तरह से गाँव के बारे में व्यवस्था बना रहे हैं, वो असंभव है। समझिए, मैं असंभव बात इस्तेमाल कर। अब मैं आज मुख्य विषय पर आता हूँ कि ये मणिपुर के बारे में। देखिए, मणिपुर एक ऐसा प्रदेश है जो वही एक तरह सीमांत प्रदेश है, और इसके तीन तरफ तो एक तो नागालैंड है, आसाम है, और एक दूसरे तरफ मिजोरम है। तो ये तो तीन राज्यों से घिरा है, और चौथी तरफ उनका, पूरब की तरफ उनका बर्मा देश है, जिसको तो म्यांमार कहते हैं, उससे घिरा हुआ है, मतलब एकदम हमारे बॉर्डर का देश। पहले ये जो 1947 में अंग्रेजों के कब्जे में था, तो जब अंग्रेज गए तो भारत के कब्जे में आया, भाग बना और यूनियन टेरिटरी बना 1947 में। लेकिन 1972 में ये भारत का 23वां राज्य बना, 23वां राज्य भारत का 1947, एक तरह से 1972 में बना। तब से यहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, विधानसभा भी है, और इस यहाँ की 60 लोगों की विधानसभा है, एक राज्यसभा में जाते हैं, 2 संसद की सीट भी है यहाँ, और वहाँ की हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट में 5 जज हैं। तो ये सारी व्यवस्था जो प्रदेश में होती है, सारी व्यवस्था वहाँ है। और यहाँ की कुछ विशेषताएँ हैं, और अब आप देखते होंगे मणिपुरी भाषा, मणिपुरी नृत्य बहुत हर बार काफ़ी टीवी पर आपको दिखाया जाता होगा, आप देखते हैं, वो अलग शैली के नृत्य करते हैं। और उनका जो भाला नृत्य है, भाला नृत्य उन्हीं का है, और जो दुनिया में मशहूर है कि मणिपुर का भाला नृत्य है। तो संगीत में आगे हैं, अपने कलाओं में आगे हैं, तो वो करते रहते हैं। और वहाँ की 2 चीज़ें बहुत मशहूर हैं। एक तो ये लिली पौधे जो होते हैं, लिली फूल, वहाँ बहुत वहीं का एक मशहूर है, तो कि दुनिया भर में वहाँ से जाता है। और जो जैसे आर्थिक व्यवस्था, जो 2 तरह वहाँ की तो घाटी है या पहाड़ी है, ज़्यादा मैदानी क्षेत्र नहीं है, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में है,
ये सब मैदानी क्षेत्र हैं। ज़्यादा की तो घाटी, घाटी का मतलब है कि पहाड़ों से घिरा हुआ घाटी और वो या पहाड़, तो वो दो भाग हैं। तो इसको आप कह सकते हैं एक तरफ घाटियों का क्षेत्र है, बाकी पहाड़ियों का क्षेत्र है। बहुत से आदिवासी हैं, कई भाषाएं भी वहाँ भी बोली जाती हैं, लेकिन मणिपुरी भाषा को एक मान्यता भी मिली है संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, भारत के तमाम 22-23 भाषाओं को मान्यता मिली है, उसमें मणिपुरी भाषा भी को भी मान्यता मिली है और राजभाषा के रूप में एक तरह से उसकी महत्ता है। तो उन लोगों का जीवन जो है वो कृषि है और कृषि से आधारित लघु उद्योग छोटे मोटे जो वो अपना करते हैं। खास तरह की वेशभूषा है। आप मणिपुर के लोग को आप बहुत बार आपने देखते होंगे 26 जनवरी को 15 जो झांकी निकलती है उसमें भी मणिपुर का एक अलग से दृश्य उनकी झांकी रहती है, दृश्य देखने को मिलता है। ये तो उनका जीवन शैली है। और लेकिन वहाँ की जो पंचायती व्यवस्था है वो पंचायती व्यवस्था भी कोई उत्तर प्रदेश की जो पंचायती व्यवस्था है उससे कोई अलग नहीं है। जैसे ये मैंने देखा कि उन्होंने कोई नया नहीं बनाया। 1900 जब भारत के संविधान जो 73वां संविधान लागू हुआ 1992 में, तो उसके बाद से सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था बनाई। तो मणिपुर ने भी अपने 1994 में मणिपुर पंचायती राज व्यवस्था अपना अधिनियम 1994 पारित किया। उसमें उन्होंने 2 टायर सिस्टम बनाया। 2 टायर सिस्टम का मतलब एक जिला पंचायत जिसको वहाँ जिला परिषद कहा जाता है और ग्राम पंचायत। तो वहाँ 2 ही है, वहाँ क्षेत्र पंचायत की व्यवस्था मणिपुर में नहीं है। तो और करीब करीब ग्राम पंचायत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ 171 ग्राम पंचायत है। तो समझ लीजिए कि 171 तो कुछ भी नहीं है। जैसे भारत में 60, उत्तर प्रदेश में 60,000 ग्राम पंचायतें हैं और मणिपुर में 171 पंचायतें हैं। और तो करीब 5 जो कुछ जिला परिषदें हैं और 171 ग्राम पंचायत हैं। ये मणिपुर की स्थिति है। तो इन जो यहाँ गांव सभा है, जैसे गांव सभा उत्तर प्रदेश में वैसे गांव सभा वहाँ है। और गांव सभा का चुनाव जैसे गांव पंचायत का चुनाव जैसे यहाँ होता है वैसे वहाँ होता है। वहाँ भी प्रधान है और उप प्रधान है। तो प्रधान जो गाँव वाले मिलकर चुनते हैं और उप प्रधान को जो सब पंचायत के सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। उसी तरह से जो कोरम वही है जो उत्तर प्रदेश में है, जैसे बैठक कब बुलाना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में है, वही व्यवस्था वहाँ भी लागू है। अविश्वास प्रस्ताव पास करने का यह है कि उप प्रधान को चुनते हैं, जितने पंचायत के सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। और वहाँ 350 की आबादी पर भी एक गाँव पंचायत बन जाती है। ये व्यवस्था उन्होंने है। और पंचायत जैसे आबादी के हिसाब से अपना बांटते हैं कि कितने हमारे सदस्य हर गांव में पंचायत सदस्य होने चाहिए। वो समय समय पर वहाँ के अधिकारी अधिसूचित करते रहते हैं। तो बिल्कुल एक तरह से जो 29 विभाग हैं उनको भी दिए गए हैं और वो सारी व्यवस्था है। तो मतलब हमने ये देखा कि कुछ भी वहाँ मणिपुर में ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश से भिन्न कोई पंचायती व्यवस्था वहाँ लागू होती है। तो और जैसे शासन का यहाँ नियंत्रण है उसी तरह वहाँ भी नियंत्रण है कि शासन जब चाहे तो उनको निर्देश दे सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में वहाँ भी सचिव होते हैं, पंचायत सचिव, जैसे उत्तर प्रदेश में पंचायत सचिव है। सरकारी कर्मचारी और ग्राम पंचायत नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश पर करेगी। तो हमको लगता है कि जब मणिपुर का मैंने देखा तो ये लगा कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश की नकल पे ही उन्होंने एक नकल करके अपनी पंचायती व्यवस्था बना दी है। हालांकि वहाँ के क्षेत्र में आदिवासी बहुत हैं, करीब करीब 60 आदिवासियों का क्षेत्र है। लेकिन वो जैसे आसाम नागालैंड में था कि वहाँ नागालैंड में तो मैंने आपको पहले बता दिया कि नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अपनी व्यवस्था उन्होंने बना रखा है, अपने जो कानून बने उस हिसाब से चलता है। 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था जो नहीं लागू है उसमें एक नागालैंड में है। तो ये वहाँ की व्यवस्था है। लेकिन जैसे आसाम में है कि वहाँ पंचायती राज व्यवस्था तो लागू है, लेकिन साथ साथ कुछ जो आदिवासियों को इलाके हैं उसमें उनके व्यवस्था को उन्होंने कह रखा कि वो अपनी आदिवासी व्यवस्था को अपने ढंग से चलाएं। आदिवासी जातियाँ मणिपुर में हैं, लेकिन यहाँ तब फिर भी ये उतना क्योंकि ये एक तरह से पहले बहुत राजतंत्र था, उसमें जो सामान्यतः भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उससे इधर मैदानी क्षेत्र में, भारत के नहीं, भारत तो सभी है, जो हम लोगों के सभ्यता और संस्कृति से
उत्तर प्रदेश, बिहार और इस तरह तमाम इस तरह के जो संस्कृतियाँ हैं उनसे वो बहुत मेल खाते हैं और उससे आपस में वो तारतम्य भी काफ़ी है। तो ये मणिपुर के बारे में ये एक सुदूर, आजकल हम जो जिन राज्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो सब वो राज्य हैं जो कि भारत में बिल्कुल सुदूर है। मैंने भारत के अंदर के जो राज्य हैं, प्रदेश हैं, उनके बारे में तो चर्चा कर दी। अब मैंने जैसे पिछले बार चर्चा की लक्षद्वीप का, बिल्कुल आप द्वीप है, वहाँ की चर्चा किया। इस बार मणिपुर बिल्कुल बॉर्डर से, बर्मा के बॉर्डर पे लगा हुआ है, इसकी चर्चा की मैंने। सिक्किम के बारे में आपसे चर्चा की, वो भी एक विदेश बॉर्डर से लगा हुआ है। तो ये देखें, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी, पिछले बार में मैंने इस बात को कहा, मतलब जमीनी लोकतंत्र के स्थापना में एक बड़ा अच्छा कदम इस देश में उठाया गया और इसका परिणाम ये उठाया गया और संविधान में ये व्यवस्था बनाई दी गई। क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए ये हर जगह तो हर राज्य, यूनियन टेरिटरी हो या यूनियन टेरिटरी माने केंद्र शासित राज्य हो या प्रदेश हो, सब में ये लागू किया गया। तो इसका मतलब इसकी महत्ता को सब लोगों ने समझा। ये बहुत बड़ी बात है कि ग्रामीण लोगों को, जो लोकल लोगों का, स्थानीय लोगों का, स्थानीय मतलब ग्राम स्तर से छोटा इकाई तो कोई हो नहीं सकती, वहाँ के लोगों को भी संविधान ने अपनी व्यवस्था चलाने का अधिकार दिया। ये कितनी अच्छी बात है, ये भारत की एक बड़ी खूबसूरती है। लेकिन इतनी बड़ी खूबसूरत चीज़ को, इतनी बड़ी एम्पावरमेंट जिसको मैं कहता हूँ, एक बात मैं आपको बताऊँ कि इस बात को आप बहुत गहराई से समझ लीजिए कि जब ग्राम पंचायती जो व्यवस्था है, जो संविधान ने बनाया है, उसमें एक गांव सभा है। गांव, मैंने बार बार आपको बताया है कि गांव सभा है, फिर गांव पंचायत है, मतलब ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, और उसके बाद प्रधान, यही व्यवस्था है ना। और वो एक उनका मंत्रिमंडल, जिसको कि पंचायत सदस्य मिलकर एक मंत्रिमंडल बनाते हैं। गांव सभा मतलब गांव में जितने सदस्य हैं, मतलब गांव के जितने लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र है जो वोट देते हैं, वो सब लोग मिलकर गांव सभा बनाते हैं। इसका मैंने दर्जनों बार आपको बता दिया, बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए बार बार। ये लोग एक तरह से गांव सभा बनाते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि विधानसभा या लोकसभा है। लेकिन विधानसभा में कैसा बनता है, विधानसभा आपकी है कि गांव एक एमएलए चुन के आते हैं, मतलब 1 2 4 5 लाख लोग एक आदमी को चुन के भेजते हैं, वो जाता है और गांव सभा, वो विधानसभा बनता है। उसी तरह 10-5 लाख लोग एक आदमी चुनते हैं, लोकसभा का सदस्य बनता है और उससे लोकसभा बनती है। गांव पंचायत में ये करीब 2-2.5 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार भी है। ये सारे के सारे लोग, वो लोग किसी को चुन के नहीं बनाते हैं, वो खुद ही एक तरह से एमएलए हैं, एमपी हैं। हर वोटर जो गांव सभा का है वो खुद एमएलए है और हर एक तरह से एमएलए है और एमपी है, समझ लीजिए, अपने गांव के लिए, अपने ग्राम पंचायत के लिए। तो क्यों कि वो, उसको भी गांव सभा को कानून बनाने का अधिकार है और बजट पास करने का अधिकार है। कोई भी ग्राम पंचायत फैसला लेगी, उस फैसले को रद्द करने का अधिकार। विधानसभा में तो ये नहीं है ना। विधानसभा ने मान लीजिए पारित कर दिया कोई कानून, तो इस प्रदेश के लोगों को अधिकार नहीं है ना कि उनके कानून को रद्द कर दें, या इस प्रदेश के लोग कानून बनाए। कानून को बनाएगा विधानसभा, मतलब जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा में जाएंगे वो कानून बनाएंगे और उनके कानून को लागू होगा, सरकार लागू करेगी। प्रदेश के, जो हमारे उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ आबादी, ये लोग नहीं कानून बनाते हैं। लेकिन गांव सभा की में सबसे बड़ी खूबी है कि 2000 के अधिक पॉपुलेशन हो या 5000 के है 10, वो सब मिल के कानून बनाते हैं। वो कानून के बनाने वाले हैं, ये समझ लीजिए कितनी बड़ी बात। तो इसलिए हर गांव का सदस्य जो है एक तरह से अपने गांव का एमएलए है। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ और लोगों को, कुछ लोगों को अटपटा भी लगता है कि गांव का आदमी कहते हैं एमएलए का मतलब लेजिस्लेटिव पावर, जिसके पास मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन होता है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन, गांव सभा जो है मेंबर ऑफ, वो एक सभा है जिसको कि हर आदमी को, उसको पावर है कानून बनाने का। और वो कानून किसके से कौन बनाएंगे, जो उसके सदस्य हैं।
तो पूरा गांव का सदस्य जो है, सारे के सारे सदस्य मिलके वो गांव को, गांव सभा के सदस्य जो है वो कानून बनाते हैं। तो पूरा का पूरा गांव सभा एक तरह से विधानसभा लोकसभा है, और उसके हर एमएलए एक तरह से आपके गांव के लिए वो एमएलए, गांव के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ, एमएलए नाम मैं इसलिए रहा हूँ कि एमएलए एमपी को आप आसानी से समझ जाते हैं, वो वहाँ का सदस्य जो है, हर व्यक्ति वहाँ गांव का एमएलए या एमपी कहिए वो कानून है। ये इतनी खूबसूरत व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि इस डेमोक्रेसी में 1 अरब 30 करोड़ लोगों को पार्टिसिपेशन हम कैसे कराते हैं, मतलब कि जो गांव व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में हर व्यक्ति की भागीदारी हो। यानी कि जब गांव सभा मिलकर बैठ कोई नियम बनाएगी तो इसका मतलब उसके हर व्यक्ति के गांव के लोगों की भागीदारी हो गई। तो अब उसकी भागीदारी हो गई, इसका मतलब पूरा देश इस लोकतंत्री व्यवस्था में केवल वोट देने का लिए नहीं है, बल्कि उसके सिस्टम को चलाने में उसकी भागीदारी। ये बात गांव वालों को लोग नहीं समझते। इस बेद के बड़े बड़े शिक्षित लोग भी इस बात को नहीं समझते कि गांव की कितनी बड़ी ताकत है, गांव के एक एक व्यक्ति को। और जिन गांव के लोगों को हम गंवार समझते हैं, उनको उसके समझते हैं कि बोलने नहीं आता है, ये जातिवादी हैं, ये सब तीन तिगड़म करने वाले हैं, उनको संविधान ने ये समझा ना कि नहीं, हम इनको अधिकार देंगे कि भागीदारी हो। आप शहर में रहते हैं, लखनऊ शहर में या दिल्ली शहर में, तो आपको किसी कानून में बनाने की आपकी भागीदारी नहीं है, लेकिन गांव में अगर गांव सभा के आप सदस्य हैं तो उसको कानून बनाने में उसकी भागीदारी है। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है ये, उनको भागीदारी है उस कानून को बनाने में, व्यवस्था चलाने में, बजट पास करने में। लेकिन ये गांव वालों को, ऐसे लोगों को जो कि खुद जिनके पास संवैधानिक अधिकार है, उनको आप गंवार समझते हैं, उनको मूर्ख समझते हैं, उनको भ्रष्ट समझते हैं। और वो कौन लोग समझते हैं? जिनको खुद के पास कोई पावर नहीं कि इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में कोई उनका भूमिका, वो लोग समझते हैं कि ये गांव वाले पास, जिनको संवैधानिक रूप से जो इम्पावर किए गए, इतनी मजबूत, इतनी सशक्त व्यवस्था है, लेकिन इसको हड़प लिया नेता। इतनी बड़ी ताकत को किसने हड़पा है? इस नेताओं ने और अधिकारियों ने। और उसको अब उनको, जब इतनी बड़ी जो ताकत है, उसको शेर की ताकत को इन लोगों ने लोमड़ी से भी बदतर कर दिया है, हड़प लिया है। और वो सारे अधिकार वो अपने कानून बना के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं। और वो बेचारे मरे हुए, एक तरह से गांव वालों की पंचायती व्यवस्था है कि मरी हुई लाश समझिए, जिसमें कि ये सुई देंगे तो जगेगी, मतलब जगाएंगे तो जगेगी, नहीं तो सारे के सारे लोग बैठे हैं। जाके गांव में पूछ लीजिए, पूछिए भाई, आपके किसी व्यक्ति से पूछिए कि भाई आपसे कभी पूछ के गांव सभा में कुछ, गांव सभा में कुछ हुआ है? कभी गांव पूछा गया कि कहाँ बिजली लगेगी, कहाँ पानी लगेगा, कहाँ नल लगाया जाए? किसी ने पूछा? अरे हम लोग कौन पूछता है, यहाँ तो प्रधान और सेक्रेटरी यही सब है, सर्वे। और प्रधान सेक्रेटरी किसके हैं? वो बीडीओ के हैं, सीडीओ के हैं, डीएम के हैं, और नेताओं के, एमएलए के, एमपी के, यही सब मिलजुल के राज कर रहे हैं ठाठ से, और गाँव को लूट रहे हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था को मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक आप लोग समझें। और ठीक है, धीरे धीरे आप समझ रहे हैं। और जिस दिन मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये बात देश, उत्तर प्रदेश में, मैं जानबूझ के उत्तर प्रदेश में इसको ज़्यादा लागू इसलिए करने की कोशिश करा रहा हूँ कि यहाँ 60,000 गाँव हैं, ग्राम पंचायतें हैं, कहीं भी 60,000, कहीं 10,000 हैं, कहीं 20,000 ग्राम पंचायतें हैं, कहीं 100 है, कहीं 10 है। और जैसे मैं लक्षद्वीप में कहा, वहाँ तो 17 गाँव हैं, 10 गाँव पंचायत है, 10 गाँव के गाँव पंचायत है। तो इसलिए लेकिन यहाँ 60,000 है। यहाँ के लोग अगर समझेंगे, एक बहुत बड़ी, एक समझ लीजिए एक क्रांति का स्वरूप ले सकता है। फिर गांव को आपको पूरा का पूरा तो संविधान के 29 अधिकार है वो देना पड़ेगा, उनको न्याय व्यवस्था का अधिकार देना पड़ेगा, उनको पुलिस व्यवस्था का अधिकार देना पड़ेगा, उनको हर तरह के अपने गाँव की व्यवस्था को स्वशासन, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जिसकी अवधारणा संविधान ने कहा, उनको चलाने का अधिकार उनको देना पड़ेगा। तो आप जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी हम 1 अरब आबादी मतलब 100 करोड़ लोगों को, जीवन को हम बदलने में सफल होंगे। और जब तक गांव नहीं बदलेगा देश नहीं बदल सकता है। देश, गांव नहीं बदलेगा तो देश तो विकास तो करेगा, मुट्ठी भर लोगों को, मुट्ठी भर लोग अरबपति बनेंगे, खरबपति बनेंगे, दुनिया में सबसे अमीर बनेंगे, रईस बनेंगे, लेकिन वो गांव के लोग जहाँ हैं वहीं आएंगे, 70 साल से जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा और जो है वो भी लुप्त हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया 70 साल में सब कुछ लुप्त हो गया, लेकिन चीते के लुप्त होने की सारी चिंता भारत को है, लेकिन गांव से जो चीज़ें लुप्त होता है उसको चिंता नहीं है। और इसके लिए गांव को जागना पड़ेगा।
अगर चाहते हैं कि गांव से लुप्त हुई चीज़ों को हम गांव से लुप्त नहीं होने देंगे तो जागना पड़ेगा, और जागने के लिए गांव सरकार बनवाना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों।